क्रीचर हमारी पूरी गैलेक्सी के साथ डस्ट बन गया। रूम में गहरी खामोशी छा गई। अब समझे मैंने क्यों बोला था कि अगर मैं सच में कुछ करना चाहूँ तो ब्यूरो 7 का कोई मुझे नहीं रोक सकता। लियो की आवाज कांपने लगती है और फिर मैंने एक टाइम रिवर्सल एबिलिटी एक्टिवेट की, उस पावर के साथ जो हंड्रेड्स ऑफ मिलियन टाइम्स एम्पलीफाई हो चुकी थी। मैंने पूरी गैलेक्सी रिस्टोर कर उसके बाद मैं ईथन के पास गया। ईथन का पूरा बॉडी डर से कांप रहा था। उसने मुझसे मेरी असली एबिलिटी पूछी। मैंने नहीं बताया। उस लेवल की पावर पर मेरे पास कोई ओपोनेंट बचा ही नहीं था, इसलिए मैंने जो कुछ हुआ था उसकी मेमोरी सबके दिमाग से इरेज कर दी, ईथन और ब्यूरो 7 के कुछ सीनियर ऑफिशियल्स को छोड़कर। इसीलिए तुम्हें इस सब का कोई मेमोरी नहीं है। मैंने लायरा को नहीं मारा, इसलिए नहीं कि मुझे अब भी उसकी परवाह थी। मैं जिस लेवल पर पहुंच चुका था वहां एक चीटी के थॉट्स भी मैटर नहीं करते। मैंने उसकी एबिलिटी को चेंज कर दिया। एवरी टाइम यू किल समवन हु ट्रूली लव्स यू, योर पावर डबल्स को एवरी टाइम यू किल समवन हु हेट्स यू, योर पावर डबल्स मैंने बना दिया। उसके बाद उसके स्ट्रॉन्गर होने का पूरा तरीका ही उल्टा हो गया और इसी तरह ब्यूरो 7 की एस द नेमेसिस लायरा पैदा हुई। उसके बाद मैंने खुद को ब्यूरो 7 हेडक्वार्टर्स के नीचे सील कर दिया। ईथन परफेक्टली जानता था मैं कितना डेंजरस हूँ, इसलिए उसने दुनिया को बताया कि मैं वो इंसान हूँ जिसने कभी सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया था, द वर्ल्ड एंडर। और बस ये पूरी कहानी है। लियो और जय बहुत देर तक कुछ नहीं बोलते। मैं उन्हें चुप रहने देता हूँ, फिर पूछता हूँ, मैं 10 साल से यहाँ सील हूँ। ईथन ने तुम दोनों को मुझे ढूंढने भेजा है। ऊपर कुछ अनइमेजिनेबल हुआ होगा। लियो धीरे से सिर हिलाता है। एक टेरिफाइंग क्रीचर अपीयर हुआ है, वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकता है। डायरेक्टर ईथन भी उसे रोक नहीं पा रहे। ये सुनते ही मैं ऊपर देखता हूँ। उसी इंस्टेंट 10 साल से मेरे अंदर सील्ड मेंटल फोर्स पहली बार फूट पड़ती है। वो डजन्स ऑफ माइल्स ऊपर सरफेस तक सर्च करती है, फिर स्काई में शूट करती हुई पूरी प्लैनेट को कवर कर लेती है। मेरी सेंसेस के थ्रू मुझे एक मैसिव शैडो दिखता है जो हमारी दुनिया के एटमॉस्फेयर के बाहर लटक रहा है। इतना गहरा अंधेरा कि मेरी मेंटल फोर्स भी उसके अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पा रही। मैं धीरे से सिर हिलाता हूँ। समझ गया। अगले ही पल मेरा बॉडी जमीन से लॉन्च हो जाता है। एक इंस्टेंट में मैं सरफेस पर पहुंचकर डायरेक्टर ईथन की तरफ उड़ रहा होता हूँ, जो मिड एयर हॉवर कर रहा है। 10 साल हो गए उसे देखे हुए। उसके बाल लगभग पूरे सफेद हो चुके हैं। वो मुझे देखता है। उसके एक्सप्रेशन में अजीब कॉम्प्लेक्सिटी है। तुम वापस आ गए? मैं सिर हिलाता हूँ। मुझे पता है ये उसी रेल्म से है जहाँ से तुमने पहले क्रीचर्स समन किए थे। उस रेल्म का नाम है एबिस। 10 साल पहले मैंने उनकी पूरी एलीट फोर्स वाइप आउट कर दी थी। शायद ये उस दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग है और वो हमारी दुनिया तक पहुंचने के लिए छोड़े गए ट्रेसेस को फॉलो करता हुआ यहाँ आया है। ईथन पूछता है, क्या तुम इसे हैंडल कर सकते हो? मेरी नजर उस डार्क मास पर टिक जाती है। मैं अपनी एबिलिटी यूज करता हूँ और उस क्रीचर की एबिलिटी डिस्क्रिप्शन देखने की कोशिश करता हूँ। डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन मार्क। पहली बार मेरी एबिलिटी फेल हुई थी। मेरा एक्सप्रेशन हार्ड हो जाता है। इसकी पावर लगभग मेरे बराबर है। ये यूनिवर्स के सबसे फंडामेंटल रूल्स को टच करता है। अभी मेरी एबिलिटी इस पर इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रही। ईथन तुरंत मेरी बात का हिडन मीनिंग समझ जाता है। मतलब फिर भी तुम इसे किसी हद तक इन्फ्लुएंस कर सकते हो। मैं सिर हिलाता हूँ। मुझे पहले कुछ टेस्ट करना होगा। ईथन धीरे से बोलता है, ठीक है, लेकिन इसे ज्यादा प्रोवोक मत करना। हमारी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग ये अभी डोमेंट लगभग 2 दिन बाद वेक होगा, लेकिन अगर तुमने इसे गुस्सा दिलाया तो ये उससे पहले भी जाग सकता है। मैं हल्का सा मुस्कुराता हूँ, तो बस हल्का सा पुश दूंगा। मैं अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करता हूँ और शैडो की एबिलिटी डिस्क्रिप्शन के लास्ट क्वेश्चन मार्क को एक्सक्लेमेशन मार्क में बदल देता हूँ। शैडो की पावर इतनी इमेंस थी कि वो मेरी एबिलिटी को एक्टिवली पुश बैक कर रही थी। मुझे महसूस हुआ मेरी अपनी पावर बहुत तेजी से ड्रेन हो रही है। लगभग 10,000 अटेम्प्ट्स के बाद मैं फाइनली सक्सेसफुल होता हूँ। जिस इंस्टेंट वो चेंज कंप्लीट होता है, वो डार्क मास हल्का सा मूव करता है, जैसे नींद में करवट ले रहा हो। फिर सब शांत हो जाता है, लेकिन उस एक मूवमेंट से ही ब्यूरो 7 में पैनिक मच जाता है। ईथन संभल कर पूछता है, तुमने ऐसा क्या किया कि उसने इतना रिएक्ट किया? मैं कुछ पल सोचता हूँ। पास्ट में जब भी मैंने किसी एबिलिटी को मॉडिफाई किया, अगर रिजल्ट ग्रामेटिकली सेंस नहीं बनता था तो चेंज फेल हो जाता था। लेकिन ये चेंज सक्सेसफुल हो गया। इसका मतलब ये करेक्ट है। मैंने जितनी भी एबिलिटी डिस्क्रिप्शन स्कैन की हैं, सब एक पीरियड पर एंड होती हैं। मैंने उस पीरियड को एक्सक्लेमेशन मार्क में बदला, जो टेक्निकली सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं करना चाहिए। मतलब जो मैंने इस क्रीचर से स्कैन किया, वो 9 क्वेश्चन मार्क्स कोई करप्टेड डेटा नहीं है जो मैं पढ़ नहीं पा रहा। वो असल में 9 अलग वर्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जिन्हें समझने की कैपेबिलिटी अभी मेरे पास नहीं है। मैं धीरे से सांस लेता हूं और अगर मैं उन 9 वर्ड्स का मीनिंग समझ लूं तो मैं उसकी एबिलिटी ऑल्टर कर सकता हूं और उसे हरा सकता हूं। लेकिन वो 9 वर्ड्स हैं क्या, ये पता कैसे चले? मैं ईथन को सब कुछ बता देता हूँ, मेरी एबिलिटी, मेरी थ्योरी, सब कुछ। ईथन बहुत देर तक चुप रहता है, फिर धीरे से बोलता है, इतने सालों तक मैं गेस करता रहा, डबल एबिलिटी, शायद ट्रिपल। कभी नहीं सोचा था कि सच ये होगा। ईथन सीधा मेरी तरफ देखता है। अगर तुमने उस वक्त मेरी बात मान ली होती, अपनी एबिलिटी यूज करके हमारे लोगों को स्ट्रॉन्गर बना दिया होता, तो इन 10 सालों में शायद हम एक बहुत पावरफुल ब्यूरो 7 बिल्ड कर चुके होते। शायद आज हम इतने हेल्पलेस नहीं होते। मैं धीरे से उसकी तरफ मुड़ता हूँ। मैं 10 साल से नीचे सो रहा था और फिर भी जब वापस आया तुम बिल्कुल नहीं बदले। मैं उसकी आंखों में देखकर बोलता हूँ, क्या तुमने कभी सोचा अगर तुमने पहले उस क्रीचर को यहाँ खींचकर नहीं लाया होता तो आज का थ्रेट कभी हमें ढूंढते हुए नहीं आता? ईथन की आवाज अचानक ऊपर उड़ जाती है, तुम कुछ नहीं समझते। शायद आज का क्रीचर मेरी वजह से यहाँ आया हो, लेकिन क्या तुमने डार्क फॉरेस्ट थ्योरी के बारे में सुना है? कल अगर किसी और कंप्लीटली डिफरेंट रेल्म का क्रीचर हमें ढूंढ ले और हमारे पास उसे रोकने की पावर ही ना हो तो तब भी तुम मुझे ब्लेम करोगे? उसकी आंखें पागल डिटर्मिनेशन से भर जाती। वीकनेस ही असली पाप है। अगर तुम खुद को स्ट्रांग नहीं बनाओगे तो जब असली क्राइसिस आएगा तुम्हारा एंड सिर्फ डेथ होगा। मैं कुछ पल चुप रहता हूँ। शायद तुम सही हो। फिर मैं धीरे से बोलता हूँ, लेकिन एक चीज है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। मैं अपनी उंगली उसके टेम्पल पर रख देता हूँ। अगले ही सेकंड एक मैसिव फ्लड ऑफ इन्फॉर्मेशन ईथन के माइंड में घुस जाता है। इन 10 सालों में जब मैं सील था, मैं अपने ड्रीम्स में
सिमुलेशंस चला रहा था। मैंने तुम्हारा पाथ फॉलो करके देखा, हर पॉसिबल आउटकम जहां मैं अपनी एबिलिटी यूज करके हमारी प्लैनेट की पावर रैपिडली बूस्ट करता। मैं धीरे से बोलता हूँ 1 बिलियन सिमुलेशंस। ईथन की आंखें हिल जाती और एक भी सिमुलेशन में हमारी सिविलाइजेशन 100 साल से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाई। ईथन शॉक में जम जाता है, ये कैसे पॉसिबल है? मैं धीरे से सांस छोड़ता हूँ, क्योंकि जब तुम मेरी एबिलिटी से दूसरे एबिलिटी यूजर्स को रैपिडली बूस्ट करते हो तो एक वॉर्प्ड सिविलाइजेशन पैदा हुई है। लोग एकदम से आई हुई पावर को हैंडल नहीं कर पाते, वो केओटिक और ब्रूटल बन जाते हैं। हर इंसान अपनी बिलीफ और बिलोंगिंग लूज कर देता है, क्योंकि वो चीजें सिर्फ वक्त के साथ बनती। काउंटलेस सैक्रिफाइसेस के थ्रू जो सिविलाइजेशन सडन पावर से राइज करती हैं, वो हमेशा अंदर से टूट जाती हैं। उनके पास उन्हें जोड़े रखने के लिए कोई फेथ नहीं होता। मैं ईथन की आंखों में देखकर वर्ड बाय वर्ड बोलता हूँ, इसीलिए मैंने कभी अपनी एबिलिटी यूज करके इस दुनिया को एक्सेलरेट करने से मना। 10 साल पहले तुमने मुझसे पूछा था मेरी लेवल की पावर पर मुझे किस चीज से डर लग सकता है। मैं धीरे से मुट्ठी बंद करता हूँ। अब मैं जवाब दे सकता हूँ, मुझे एबिलिटीज से डर नहीं लगता। मुझे डर लगता है उस सैवेजरी और केओस से जो तब पैदा होता है जब पावर बहुत जल्दी मिल जाए। वो एक चीज ही काफी है इस दुनिया की हर होप को डिस्ट्रॉय करने के लिए। मेरी मुट्ठी ईथन के चेस्ट में जाकर लगती है। तुम्हें लगता था मैं लोगों को पावर दे रहा होता हूँ? मैं धीरे से बोलता हूँ, गलत। मैं पेंडोरास बॉक्स खोल रहा होता हूँ। ईथन गहरी आवाज में पूछता है, तो क्या तुम्हारे पास इसे डील करने का कोई तरीका है? मैं स्काई में लटके उस डार्क मास को देखता हूँ। वो 2 दिन में वेक होगा। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में मैं 2 दिन में नहीं कर सकता, तब नहीं जब मुझे उसके 9 वर्ड्स क्रैक करने हैं बिना उसे डिस्टर्ब किए। मैं आंखें बंद करता हूँ और जैसे जैसे वो वेक हो रहा है उसकी पावर स्टेप बाय स्टेप बढ़ रही। मेरा इंस्टिंक्ट कह रहा है कि अगर वो फुल्ली अवेकन हो गया तो उसकी पावर शायद मेरी भी लिमिट क्रॉस कर दे। ईथन की आवाज धीमी पड़ जाती है, तुमसे भी स्ट्रॉन्गर? ये किस लेवल का मॉन्स्टर है? क्या तुम वो 10 टाइम्स बूस्ट एबिलिटी यूज करके उससे सरपास नहीं कर सकते? मैं सर हिला देता हूँ। जब कोई एग्जिस्टेंस यूनिवर्सल रूल्स के लेवल पर ऑपरेट करता हो तब रॉ नंबर्स मैटर नहीं करते, चाहे मेरी एबिलिटी उससे 2 गुना ज्यादा पावरफुल हो। अगर रूल्स के लेवल पर मैं सुपीरियर नहीं हूँ तो सब बेकार है। मैं धीरे से बोलता हूँ, और जरूरी नहीं कि वो मुझसे स्ट्रॉन्गर हो। मैं उसे डील इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि वो अननोन है। अगर मैं उसके रूल्स समझ लूं तो वो अनबीटेबल नहीं रहेगा। मैं ईथन की तरफ देखता हूँ। मेरे पास एक लास्ट कार्ड अभी भी बचा है। मैं धीरे से स्माइल करता हूँ। ऑल इन जाने का वक्त आ गया। मैं अपनी एबिलिटी पर की हुई पुरानी मॉडिफिकेशन अनडू कर देता हूँ। एबिलिटी अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाती है। कॉम्प्रिहेंड द एसेंस ऑफ एनीथिंग एंड चेंज 1 कैरेक्टर इन एनी एबिलिटीज डिस्क्रिप्शन। फिर मैं उसे दोबारा एक्टिवेट करता हूँ और चेंज करता हूँ। कॉम्प्रिहेंड द एसेंस ऑफ एनीथिंग एंड चेंज 10 कैरेक्टर्स इन एनी एबिलिटीज डिस्क्रिप्शन। ईथन का जॉ लिटरली ड्रॉप हो जाता है। तुम सच में ऐसा कर सकते हो? मैं डायरेक्टली उस डार्क शैडो की एबिलिटी डिस्क्रिप्शन में मौजूद 9 क्वेश्चन मार्क्स को टारगेट करता हूँ। मुझे दिखाओ तुम असल में क्या हो। जिस इंस्टेंट मेरी एबिलिटी एक्टिवेट होती है पूरा डार्क मास वायलेंटली इरप्ट कर उठता है। एक मैसिव फोर्स पूरे यूनिवर्स में फ्लड होने लगती है। शैडो चर्न करने लगता है, स्वेल होता है और एक एनॉर्मस माउथ फॉर्म करता है। फिर वो पहला सिलेबल चैंट करता है और जिस मोमेंट वो साउंड यूनिवर्स में घूमता है पूरा कॉस्मोस कोलैप्स होना शुरू हो जाता है। मेरा माइंड इंस्टेंटली फोकस में आ जाता है। मैं अपनी एबिलिटी आउटवर्ड थ्रो करते हुए पूरे यूनिवर्स को शील्ड करते हुए उस शैडो की फोर्स के अगेंस्ट लॉक होता हूँ। मेरे रूल्स की वजह से वो सिर्फ चैंट कर सकता है, लेकिन उसकी एबिलिटी वो सिर्फ पावरफुल नहीं है, वो ऐसी पावर है जो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए। उसका हर मूवमेंट यूनिवर्स के फैब्रिक को फाड़ रहा था अपने खुद के रूल्स के साथ। धीरे धीरे मेरे फोरहेड पर स्वेट आने लगता है। पहली बार किसी क्रीचर ने मुझे स्ट्रेन फील करवाया था। फाइनली जब मैं टूटने के एज पर था, शैडो ने अपना लास्ट सिलेबल कंप्लीट किया। अगले ही पल वो वायलेंटली चर्न करने लगता है जैसे फुल्ली अवेकन होने वाला। ईथन तुरंत मुझे संभालता है। तुम ठीक हो? उसने क्या बोला? मैं अपने फेस से स्वेट वाइप करता हूँ। कैरी द अबिस, डिस्ट्रॉय ऑल। मैं गहरी सांस छोड़ता हूँ। कितना टेरिफाइंग क्रीचर है वो। अबिस की लिविंग विल है। मैं धीरे से आंखें बंद करता हूँ। कितनी अफसोस की बात है, अगर मेरे पास और 10 साल होते तो मेरे रूल्स उसके रूल से कम नहीं पड़ते, लेकिन अभी उसके रूल्स को फोर्सफुली बाहर निकालने में मेरी पूरी रूल फोर्स ड्रेन हो चुकी है। मेरी एबिलिटी वापस रिवर्ट हो गई है। कॉम्प्रिहेंड द एसेंस ऑफ एनीथिंग एंड चेंज 1 कैरेक्टर इन एनी एबिलिटीज डिस्क्रिप्शन। और जब तक मेरी रूल फोर्स रिकवर नहीं होती मैं सिर्फ अपनी एबिलिटी एक और बार यूज कर सकता हूँ। ईथन तुरंत पूछता है, रिकवर होने में कितना समय लगेगा? मैं कुछ सेकंड सोचता हूँ। लगभग 10 दिन। ईथन के फेस पर डिस्पेयर उतर आता है। तो फिर टाइम ही नहीं बचा, वो अभी वेक होने वाला है। उसकी आवाज हैवी हो जाती। तुम्हें अभी जाना होगा। तुम्हारे पास अभी भी बाकी एबिलिटीज हैं। शायद वो उससे फाइट करने के लिए इनफ ना हो, लेकिन इस वर्ल्ड को छोड़ना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं हो। जब तुम्हारी रूल फोर्स रिकवर हो जाए तब वापस आना, उसे मारना, हमारा बदला लेना, फिर हमें रिवाइव कर देना। मैं धीरे से सर हिला देता हूँ। नहीं, उसके रूल्स मेरे रूल्स के सेम लेवल पर। अगर मैं बाद में वापस आकर उसे मार भी दूं तब भी जो लोग उसके रूल से मरे होंगे मैं उन्हें वापस नहीं ला सकता। ईथन की आंखों में डिस्पेयर और गहरा हो जाता है। तो कम से कम जितने लोगों को बचा सकते हो बचा लो। इस दुनिया को छोड़ दो, हमारी सिविलाइजेशन की फ्लेम को जिंदा रखो। ईथन धीरे धीरे रिजॉल्व से भर जाता है। मैं ब्यूरो 7 को लीड करूंगा और जितनी देर हो सके उसे रोकूंगा। इस बार मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। वो धीरे से बोलता है, बस एक चीज मांगता हूँ, अपने तरीके से हमारी सिविलाइजेशन की हेल्प करना, उसे सेफली ग्रो करने देना उसके अर्लीस्ट डेज से, और फिर उसे फ्लरिश करते देखना। ईथन धीरे से आंखें बंद करता है। मे आवर सिविलाइजेशन एंड्योर। मैं हल्का सा मुस्कुराता हूँ। मैं हल्का सा मुस्कुराता हूँ। अच्छा लगा देखकर कि तुम फाइनली अपनी पुरानी सोच से चिपकना छोड़ रहे हो। तुम मेरी बात समझना शुरू कर रहे हो। मैं स्काई की तरफ देखता हूँ। लेकिन टेंशन मत लो, आज भी सब कुछ बदलने का चांस है। ईथन का एक्सप्रेशन बदल जाता है। तुम्हारी एबिलिटी सिर्फ एक बार और यूज हो सकती है। एक यूज उस चीज के अगेंस्ट क्या कर ले? मैं धीरे से हंसता हूँ। चाहे सिर्फ एक यूज हो, फिर भी वो रूल्स के लेवल की एबिलिटी है, और जब रूल्स इन्वॉल्व होते हैं तो कोई भी चीज कितनी भी पावरफुल हो उसे ओबे करना पड़ता है। मैं ईथन की तरफ मुड़ता हूँ। ईथन, तुम्हें मार्कस की एबिलिटी याद है? ईथन के चेहरे पर हल्का सा रिएक्शन आता है।
मार्कस हाँ, उसकी एबिलिटी थी जब भी वो किसी क्राइसिस में होता था उसके पास हमेशा कोई ना कोई आ जाता था जो उसे बचा सके। मैं सर हिलाता हूँ। एग्जैक्टली उसकी एबिलिटी पहले से ही कॉन्सेप्ट लेवल पर ऑपरेट करती है और मेरी बॉडी में अभी भी जो मैसिव एबिलिटी फोर्स बची हुई है उसके साथ कंबाइन करके वो अबिस की विल पर भी इफेक्ट डाल सकती है। मैं धीरे से बोलता हूँ, मैंने उसकी एबिलिटी उस वक्त कॉपी कर ली थी। मतलब आज की क्राइसिस में कोई ऑलरेडी यहाँ है, कोई जो सब कुछ बदल सकता है। ईथन की आंखों में फिर से रोशनी आ जाती है। कौन? मैं स्माइल करता हूँ। मुझे लगता है मैंने उसे ऑलरेडी ढूंढ लिया है। दोनों धीरे से सांस छोड़ते हैं। उस वक्त जे अभी भी डजन्स ऑफ माइल्स अंडरग्राउंड एलिवेटर में ऊपर आ रहा होता है। हमारी कॉन्वर्सेशन के बाद मैं सीधा सरफेस पर आ गया था, इसलिए उसे सरफेस तक पहुंचने में लगभग 1 घंटा लगने वाला था। लेकिन बिना वार्निंग के मैं उसे डायरेक्टली अपने पास टेलीपोर्ट कर देता हूँ। मैं उस वाइड आइड पूरी तरह कंफ्यूज जे को देखता हूँ। जे, तुम्हें याद है तुम्हारा डायरेक्टर हमेशा क्या बोलता था? कोई भी एबिलिटी यूजलेस नहीं होती, हर किसी का एक मोमेंट आता है। मैं हल्का सा स्माइल करता हूँ। जे, आज तुम हमारे लकी चार्म हो। आज दुनिया बचाने की बारी तुम्हारी है। जे की आंखें फट जाती हैं। वो पहले ईथन को देखता है, फिर मुझे, फिर होराइजन पर चर्न करता हुआ अबिस की विल, फिर धीरे से पूछता है, सर आप चाहते हो मैं उस चीज से लड़ूं? मैं बस स्माइल करके सर हिला देता हूँ। जे, जा उसे खत्म कर। जे का दिमाग ब्लैंक हो जाता है। उसी मोमेंट अबिस की विल पूरी तरह अवेकन हो जाती है। वो रॉर करता हुआ हमारे प्लेनेट की तरफ सर्च करता है। मैं बहुत देर बाद अपनी एबिलिटी को लास्ट टाइम एक्टिवेट करता हूँ और जे की एबिलिटी को इंस्टेंट किल से इंस्टेंट किल दी अबिस में मॉडिफाई कर देता हूँ। एक ट्रिमेंडस फोर्स जे के अराउंड रैप हो जाती है और उसे सीधा अबिस की विल की तरफ लॉन्च कर देती है। जो क्रीचर अब तक अल्टीमेट टेरर लग रहा था वो सडनली रिएक्ट करता है जैसे अपने नेचुरल प्रेडेटर से मिल गया हो। अगले ही इंस्टेंट वो पूरी तरह ऐश बन जाता है। सब खत्म होने के बाद मैं एक बार फिर सबकी मेमोरीज वाइप कर देता हूँ, सिर्फ ईथन, ब्यूरो 7 के कुछ सीनियर ऑफिशियल्स और जे को छोड़कर। ऑब्वियसली मैं अपनी स्पेसिफिक एबिलिटी वाली सारी डिटेल्स इरेज कर देता हूँ। दुनिया को सिर्फ इतना याद रहता है कि एक टेरिफाइंग क्रीचर ने अटैक किया था। ईथन ने ब्यूरो 7 को लीड करके फाइट बैक किया, लेकिन वो लोग उसे रोक नहीं पाए। आखिर ब्यूरो 7 को मजबूरन अंडरग्राउंड सील किए गए वर्ल्ड एंडर को रिलीज करना पड़ा। वर्ल्ड एंडर और उस क्रीचर के बीच टेरिफाइंग क्लैश हुआ। दोनों हेविली डेवास्टेटेड हो गए और उसी मोमेंट एक अननोन जूनियर एजेंट जे ने चांस देखकर फाइनल ब्लो मारा। मैं ईथन की तरफ देखता हूँ। मेरे ड्रीम्स में जो 10 साल की सिमुलेशंस थी वो सिर्फ फेलियर्स ढूंढने के लिए नहीं थी, वो एक फ्यूचर पाथ ढूंढने के लिए थी। मैंने तुम्हें हर बैड एंडिंग दिखा दी। अब सारे फेल्ड पाथ्स मैप हो चुके हैं। मैं धीरे से बोलता हूँ, अब बाकी सब तुम्हारे ऊपर है। हमारी सिविलाइजेशन को ग्रेटनेस की तरफ ले जाना। मैं जे की तरफ देखकर सर हिलाता हूँ। अबिस की विल को डिस्ट्रॉय करने के रिवॉर्ड के रूप में यूनिवर्स ने उसे एक नया कॉन्सेप्ट दिया। उसकी एबिलिटी इवॉल्व हो चुकी है। मैं हल्का सा स्माइल करता हूँ। अब उसका नाम सिंपल है, डीमन स्लेयर। अगले ही पल मेरा बॉडी इस दुनिया से टेयर होकर बाहर निकल जाता है और सीधा अबिस की तरफ लॉन्च करता है। एक ऐसा रेल्म जो हमारी दुनिया से कहीं ज्यादा पावरफुल है। इस दुनिया को अब मेरी जरूरत नहीं, एक ट्रूली पावरफुल सिविलाइजेशन अंदर से ग्रो करती है। हर इंसान अपने तरीके से स्ट्रॉन्गर बनता है। उन्हें मेरे जैसे किसी की जरूरत नहीं जो एक इंस्टेंट में सब कुछ मिटा सके। जब क्राइसिस आएगा तो उनमें से हर एक अपना खुद का हीरो बन सकता है। जिस दिन अबिस की विल ऐश बनी उसे जेनेसिस डे के नाम से जाना गया। वर्ल्ड एंडर पूरी तरह गायब हो गया। पीछे सिर्फ एक शैटर्ड वर्ल्ड बचा जो किसी तरह सर्वाइव कर गया था और उन रूइंस के बीच पूरी ह्यूमैनिटी की फ्रेंजीड गेज के अंदर खड़ा था जे, जो कभी ब्यूरो 7 का सबसे फॉरगेटेबल फेस था। प्लीज वेलकम द ग्रेटेस्ट एबिलिटी यूजर हु सेव्ड आवर वर्ल्ड, डीमन स्लेयर जे, जो आज अपना एड्रेस देंगे। स्पॉटलाइट्स ब्लेड्स की तरह स्टेज पर गिरती हैं। नीचे हजारों लोग चेयर कर रहे होते हैं। काउंटलेस कैमरास जे पर लॉक होते हैं। जे जबरदस्ती एक स्टिफ स्माइल देता है और पीआर टीम के दिए हुए स्क्रिप्ट को मैकेनिकल तरीके से पढ़ना शुरू करता है। स्पीच खत्म होते ही जे लिटरली भागते हुए ब्यूरो 7 के अंडरग्राउंड कोर बेस में घुस जाता है। उसके पैर जवाब दे देते हैं। वो वॉल के अगेंस्ट गिर जाता है। फिर से बॉम्ब कर दिया। डिम रूम में डायरेक्टर ईथन व्हील चेयर पर बैठा होता है, अपने ग्लासेस एडजस्ट करता हुआ। अबिस वाले दिन ईथन ने अपनी मेंटल फोर्स लिमिट से बाहर पुश कर दिया था। तब से उसका बॉडी रैपिडली डिक्लाइन कर रहा था। वो 20 साल ज्यादा बूढ़ा लगने लगा था। जे कड़वी हंसी छोड़ता है और उस प्लश आर्म चेयर के पास जाता है जहाँ कभी काई बैठा करता था, लेकिन वो उस पर बैठने की हिम्मत नहीं करता। बस उसके पास थक कर नीचे बैठ जाता है। डायरेक्टर, मैं मुश्किल से खुद को संभाल रहा हूँ। आज ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में एक अबिस इन्फेक्टेड म्यूटेंट दिखा। मेरी डीमन स्लेयर एबिलिटी उसे प्रॉपरली किल करने में ऑलमोस्ट फेल हो गई। जे फ्रस्ट्रेशन में अपने बाल पकड़ लेता है। सीनियर के जाने से पहले यूनिवर्स ने मुझे डीमन स्लेयर कॉन्सेप्ट दिया था, लेकिन मैंने रियलाइज किया है कि इस एबिलिटी की भी एक लॉजिक लिमिट है। इसके काम करने के लिए टारगेट का एक्चुअल डीमन होना जरूरी है। अब इसकी विल जैसे प्योर मैलिस के अगेंस्ट ये परफेक्ट काउंटर है, लेकिन अगर टारगेट कोई फिजिकल बीइंग हो या नेचुरल डिजास्टर हो जिसमें डिलिबरेट इविल इंटेंट ना हो तो मेरी एबिलिटी का इफेक्ट ड्रामेटिकली ड्रॉप हो जाता है। जे की आवाज हिलने लगती है। जिस दिन लोगों को पता चल गया कि मैं सुनामी को आधा भी नहीं काट सकता, उस दिन ये पूरा सेवियर वाला झूठ टूट जाएगा। ईथन बहुत देर तक चुप रहता है। वो उस यंग लड़के को देखता है जिसे जबरदस्ती एक पेडेस्टल पर चढ़ा दिया गया था, जो उसने कभी मांगा नहीं था। अंदर ही अंदर वो एक गहरी सांस लेता है। वो आदमी सही था। ईथन